हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 3। आज हमारा पहला टॉपिक है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल विच possess two nucleophilic centers are known as एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यानी वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स है, यानी जो दो जगह से बॉन्ड बना सकते हैं, उन्हें कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल CN और NO2। CN में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो C से भी हो सकता है और N से भी हो सकता है। उसी तरह NO2 में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो N से भी हो सकता है और O से भी। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा कि क्या होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद CN। CN में लिंकिंग थ्रू कार्बन, यानी अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन के थ्रू हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन के थ्रू हो रहा है, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड होगा अल्काइल साइनाइड यानी RCN। अब यहां पर हम जिससे बॉन्ड की बात कर रहे हैं वो R है, जो हमारे CN से बॉन्ड बनाएगा। अब CN में अगर कार्बन R से बॉन्ड बना रहा है तो उस कंपाउंड को कहेंगे अल्काइल साइनाइड। वहीं पर अगर वाइल लिंकिंग थ्रू नाइट्रोजन एटम, CN में C के बदले अगर N बॉन्ड बनाए, देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। अगर C के बदले N बॉन्ड बनाए R से तो उसे कहेंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है NO2। इन NO2 लिंकिंग थ्रू नाइट्रोजन एटम, यानी अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बना तो क्या होगा देखते हैं। तो लिंकिंग थ्रू नाइट्रोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन, यानी अगर NO2 में N जाके बॉन्ड बना रहा है R से तो उस कंपाउंड को कहेंगे नाइट्रो अल्केन। वहीं पर अगर वह लिंकिंग थ्रू ऑक्सीजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट। वहीं पर अगर NO2 में O पहले बॉन्ड बना रहा है, R से कौन बना रहा है, O बॉन्ड बना रहा है, तो उसे लिखा जाएगा ONO, क्योंकि O बॉन्ड पहले बना रहा है तो O फिर वापस N फिर वापस O, और इस कंपाउंड को कहेंगे अल्काइल नाइट्राइट। इस पूरे आंसर में सिर्फ 4 मेन वर्ड्स हैं। कार्बन से बॉन्ड बना तो अल्काइल साइनाइड, नाइट्रोजन से बॉन्ड बना तो अल्काइल आइसोसाइनाइड, NO2 की बात करें नाइट्रोजन से बॉन्ड बना तो नाइट्रो अल्केन, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना तो अल्काइल नाइट्राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जिसे शॉर्ट में SN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं। ये मैकेनिज्म समझेंगे यूजिंग एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि क्लोरोमीथेन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, जिससे बन रहा है मिथेनॉल और क्लोराइड आयन। इसमें जो OH माइनस है वो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वो यहाँ पर अटैक करने आ रहा है, और जो Cl है वो है लिविंग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप को छोड़ के चला जाएगा। जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर आएगा और Cl को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। Cl यहाँ से Cl माइनस बन के निकल जाएगा, और जहाँ पर Cl है वहाँ पर OH आ जाएगा। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं, और उसके मैकेनिज्म को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर बायमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है वो भी हम धीरे धीरे इस टॉपिक में समझेंगे। द रिएक्शन बिटवीन क्लोरोमीथेन यानी ये एंड हाइड्रोक्साइड आयन यानी ये फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या फॉलो करता है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है वो यहां देखते हैं। तो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। यानी यहां पर 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं आपको, एक है क्लोरोमीथेन और दूसरा है हाइड्रोक्साइड आयन। रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन का जो रेट है
वो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा। यानी हमारे पास क्लोरोमीथेन कितना है और हाइड्रोक्साइड आयन कितना है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस पे हमारी रिएक्शन की स्पीड यानी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा। उसी को लिखा जाता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स यानी दोनों पे डिपेंड करता है। सोचिए अगर यहां पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता तो किसी एक पे डिपेंड करता, लेकिन ये बाय मॉलिक्यूलर है। क्या है? बाय मॉलिक्यूलर। जैसे यहां पर SN2 लिखते हैं, यहां पर S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और ये 2 यहां पर रिप्रेजेंट करता है बाय मॉलिक्यूलर। यानी रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड है, वो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि यहाँ पर आपको रिएक्शन का मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉपिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। आपको यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझाना है। मेन जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे मैकेनिज्म के। अब यहाँ पर हम चालू करते हैं मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में हमें एक जो रिएक्शन हमें सपोज की है, जो रिएक्शन हमने ली है एग्जाम्पल के तौर पर, उसी को मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो एक बार देख लेते हैं। ये रहा वो क्लोरोमीथेन। ये क्या है? क्लोरोमीथेन है। हाँ, बस उसको 3D में बनाया। मैंने वेज का यूज करके उसको 3D में बनाया। जैसे ये सॉलिड वेज है जो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन आगे की तरफ है, ये डैश वेज है हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। तो ये वही कंपाउंड है, बीच में हमारा कार्बन, सेंटर पे कार्बन है और उसके जो आजू बाजू है हाइड्रोजन है और एक Cl है। ये रहा वो हाइड्रोक्साइड आयन जिसे वो रिएक्शन करेगा। अब जैसे कि एक मैकेनिज्म है तो यहाँ पर पूरा अच्छे से समझाना पड़ेगा कि किस तरह अटैक हुआ और किस तरह एटम्स मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से दूर रहते हैं। वो हमेशा कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियोफाइल से दूर रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जो Cl है वो राइट साइड है, तो जो सारे हाइड्रोजन है ना वो थोड़े से लेफ्ट साइड बेंड हो गए। Cl कहाँ पर है? राइट साइड है, तो जो हाइड्रोजन वो कहाँ है? लेफ्ट साइड है। लेकिन जैसे OH इस पे अटैक मारेगा, अब OH खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, जब वो अटैक मारेगा तो ये तीनों हाइड्रोजन इस OH से दूर जाने का ट्राई करेंगे। यानी ये बैकवर्ड जाएंगे, ऐसे पीछे की तरफ बेंड होंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। ये भी पीछे की तरफ जाएगा और जब ये पीछे की तरफ मूव करेंगे धीरे धीरे ये जो H है वो सिंगल प्लेन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का किस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो भी हमें किसी स्टोरी के थ्रू देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस कार्बन की बात करें तो उसके पास ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल है जिसके साथ वो खुशी से रह रहा है, लेकिन इस कार्बन की नजर पड़ती है एक और न्यूक्लियोफाइल पे। यानी उसके पास ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन उसकी कहाँ नजर पड़ी? एक और न्यूक्लियोफाइल पे। अब ये कार्बन क्या सोचेगा कि Cl को तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो वो क्या करेगा? Cl से तो बॉन्ड रखेगा ही, लेकिन धीरे धीरे OH के साथ भी बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। कार्बन क्या करेगा? Cl के साथ तो बॉन्ड रखेगा, लेकिन धीरे धीरे कार्बन OH के साथ भी बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे OH के साथ बॉन्ड बनाएगा और धीरे धीरे Cl का बॉन्ड तोड़ेगा। धीरे धीरे OH का बॉन्ड बनेगा और धीरे धीरे Cl का बॉन्ड टूटेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर Cl आधा जुड़ा हुआ है और OH भी आधा जुड़ा हुआ है। अब यहां पर सबसे ज्यादा बुरी हालत है हमारे हाइड्रोजन्स की, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल से दूर रहते हैं। तो अब ये ना लेफ्ट के रहे ना राइट के रहे, क्योंकि लेफ्ट में भी अब न्यूक्लियोफाइल आ गया, राइट में भी अब न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ये कहाँ आ गए? एक सिंगल प्लेन में आ गए। अब आपको ये नहीं समझना सर ये वाला हाइड्रोजन इसके करीब आ गया है, ये हाइड्रोजन भी इसके करीब है। ये करीब नहीं है, ये जो वेज इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर ये सॉलिड वेज है। यानी ये जो हाइड्रोजन है वो आगे की तरफ है, जो सॉलिड वेज है वो हाइड्रोजन कहाँ पर है? आगे की तरफ है। और जो डैश वेज है, जो ये वाला हाइड्रोजन है वो पीछे की तरफ है। यानी ये कुछ ऐसा है कि ऊपर वाला हाइड्रोजन ऊपर ही है, सॉलिड वाला जो जिसमें सॉलिड वेज है वो हाइड्रोजन आगे की तरफ है, और जिसमें डैश वेज है वो हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। तो ये ऊपर आगे और पीछे, ऊपर आगे और पीछे।
और जो हमारे न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में OH है, राइट में Cl है। अब इस स्टेट में जो कार्बन है, आप सोच रहे हो सर इसके तो 5 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5, नहीं, इस कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बने, अभी भी इसके 4 ही बॉन्ड है। क्योंकि ध्यान से देखे तो जो ऊपर का ये बॉन्ड है, ये कंप्लीट बॉन्ड है, जो हमारे डैश है ये भी कंप्लीट बॉन्ड है, और ये भी एक कंप्लीट बॉन्ड है। तो ये तो हुआ 1 2 और 3 बॉन्ड। अब आजू बाजू जो बॉन्ड बचे हैं वो आधे आधे हैं, यानी 1 2 3 3.5 और 4। तो ये कुछ इस तरह काउंट होता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में जो बॉन्ड है वो कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, वो आधे आधे बॉन्ड है। यानी Cl ने आधा बॉन्ड, सॉरी कार्बन ने आधा बॉन्ड Cl से बनाया है और आधा बॉन्ड OH से बनाया है, तो आधा आधा काउंट होगा। यानी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यानी एक बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन यानी दूसरा बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन यानी तीसरा बॉन्ड, और यहाँ पर आधा बॉन्ड, यहाँ पर आधा बॉन्ड, यहाँ पर, तो हो गए अभी भी कार्बन के 4 बॉन्ड। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो Cl का बॉन्ड और तोड़ेगा, तो यहाँ पर OH का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा, Cl का बॉन्ड और वीक होगा, तो OH का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर Cl पूरी तरह से निकल जाएगा, और जो OH है उसका कंप्लीट बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हमने बात की थी कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल से दूर रहते हैं, तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पर OH का कंप्लीट बॉन्ड बनेगा, अब OH यहाँ पर लेफ्ट में जुड़ा हुआ है, तो जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड चले जाएंगे। OH कहाँ जुड़ा, लेफ्ट साइड, तो हाइड्रोजन कहाँ चले गए, राइट साइड। जैसे कि इनिशियली जो Cl है वो राइट साइड था, तो सारे हाइड्रोजन कहाँ थे, लेफ्ट साइड थे। रिएक्शन खत्म होने के बाद जो OH है वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में ऐड हो गया, यानी लेफ्ट में ऐड हुआ, तो सारे हाइड्रोजन कहाँ चले गए, राइट साइड चले गए। इसे कहते हैं इन्वर्जन, यानी यहाँ पर जो कन्फिगरेशन है वो उल्टा हो जाता है। SN2 में जो कन्फिगरेशन है वो क्या हो जाता है, उल्टा। अब ये जो मैकेनिज्म है उसको आपको इंग्लिश में समझाना पड़ेगा पूरा अच्छे से प्रॉपर वे में। अब यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म है इसमें कितने स्टेप आपको दिख रहे हैं, 1 2 और 3, कितने, नहीं, एक ही स्टेप है। यहाँ पर 1 2 3 ऐसे कोई स्टेप नहीं है। हाँ, यहाँ पर अपीयर होता है कि यहाँ पर एक स्टेप ये हो गया, ये कुछ दूसरा स्टेप यहाँ पर है, और ये यहाँ पर है, नहीं, ये जो SN2 मैकेनिज्म है इसमें स्टेप्स नहीं आते हैं, ये सिंगल स्टेप में होती है। ये जो यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिएक्शन हो रही है वो एक सिंगल स्टेप में हो रही है। क्या हो रही है, एक सिंगल स्टेप में। लेकिन थियोरी लिखते वक्त मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। रिएक्शन तो सिंगल स्टेप है, लेकिन थियोरी को कैसे डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्टार्ट करते हैं इनिशियल। अब हम यहाँ सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ इतना पार्ट, इसको एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कहां पर अटैक मार रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब जो क्लोरोमीथेन है वो हमारा अल्काइल हैलाइड है। अब इसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH है, और वो किस पे अटैक मार रहा है, कार्बन पे। ड्यू टू विच ओल्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग। जो पुराना बॉन्ड है, पुराना बॉन्ड यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, यानी C और Cl का बॉन्ड है, वो यहां पर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। जो यहां पर पुराना बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। एंड न्यू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्टार्ट फॉर्मिंग। और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच धीरे धीरे नया बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। दिस टू प्रोसेसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। C और Cl का बॉन्ड टूटना और C और O का नया बॉन्ड बनना, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है। साइमल्टेनियसली यानी एक साथ होती है, सिंगल स्टेप में, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट बनता नहीं है। तो सब लोग ये क्या बन रहा है, देखो बता दो, ये जो यहाँ पर कंपाउंड बना है या जो स्टेट बना है इसको इंटरमीडिएट नहीं कहते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अरे इंटरमीडिएट तो वो होता है जिसमें ये कंपाउंड बनेगा, फिर इसमें कुछ और भी आके रिएक्ट होगा, फिर वो आगे कुछ बनेगा, तो उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। यानी ऑलरेडी हमारा एक स्टेट बन चुका है, अभी इसमें एक और कोई नई चीज जुड़ेगी, फिर वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तब उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अभी और कोई ग्रुप जुड़ ही नहीं रहे, तो इसको हम इंटरमीडिएट नहीं कहते हैं, इसको खाली क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, यानी बदलाव का दौर। इससे क्या होता है, सिर्फ बदलाव होता है,
तो इसी का कहते हैं सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लेते हैं एक नया पैराग्राफ। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, यानी जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। जैसे हमने बात की थी कि ये OH जैसे इस कार्बन के करीब आएगा, इस कार्बन के करीब आएगा, ये जो 3 हाइड्रोजन है वो इस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे। इन ट्रांजिशन स्टेट, यानी हम इसी स्टेट की बात कर रहे हैं। द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम्स इन द सेम प्लेन। देखिए ये जो 3 हाइड्रोजन है, 1, 2 और 3, ये कहाँ आ गए, एक सेम प्लेन में आ गए, यानी एक 2D प्लेन में आ गए, जिसमें जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और लिविंग न्यूक्लियोफाइल आर पार्शियली अटैच्ड टू द कार्बन। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल यानी कौन हुआ, OH, लिविंग न्यूक्लियोफाइल यानी कौन है, Cl है। ये दोनों पार्शियली अटैच्ड है, पार्शियल यानी आधे आधे अटैच्ड है। आधा बॉन्ड Cl से बना है तो आधा बॉन्ड OH से बना है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे ये पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, जिसके लिए एक नया पैराग्राफ हमने लिया है। एज द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस क्लोजर टू द कार्बन, अब जैसे जैसे ये OH इस कार्बन के करीब आएगा, द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टिल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब जैसे यहाँ पर OH के मूवमेंट का डायरेक्शन निकालते हैं, तो पहले कहाँ पर थे, लेफ्ट साइड थे, अब कहाँ पर मूव कर रहे हैं, राइट साइड। तो इन्होंने यहाँ से राइट साइड मूव करना स्टार्ट किया था, तो अभी भी राइट साइड मूव कर रहे हैं, राइट साइड मूव कर रहे हैं, और इसके बाद भी कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट साइड मूव किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और कब तक राइट साइड मूव करेंगे, टिल द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैचेस टू द कार्बन। जो OH बॉन्ड बन रहा है, जो OH का बॉन्ड बन रहा है, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये जो OH है ये राइट साइड मूव करते ही रहेंगे। जब तक इस OH का यहां पर कंप्लीट बॉन्ड नहीं बन जाता तब तक ये H राइट साइड मूव करते रहेंगे। जैसे ये कंप्लीट बॉन्ड बनेगा, जो Cl है उसका बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा और वो वहां से निकल जाएगा। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच टू द कार्बन एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल लीव्स द कार्बन। और यहाँ पर जो Cl है उसका पूरी तरह से बॉन्ड टूट जाएगा और वो वहां से निकल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर समझाना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या समझाना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब है किस तरह रिएक्शन ज्यादा होगी और किस तरह रिएक्शन कम होगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन बता दूं कि ये जो OH है वो सिर्फ इस कार्बन पे अटैक मारता है। मैकेनिज्म में जो OH है वो कहाँ अटैक मारता है, अल्काइल हैलाइड के कार्बन पे अटैक मारता है। अब यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उस एग्जाम्पल में CH3Cl है। अब इस C की बात करें तो उसके आजू बाजू 3 हाइड्रोजन है और एक Cl है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस OH का इस कार्बन पे अटैक मारना काफी आसान है क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। सिर्फ आजू बाजू छोटे छोटे 3 हाइड्रोजन है और काफी दूर एक Cl है। तो OH बहुत ही आराम से इस कार्बन पे अटैक मार देगा। तो इसीलिए जो मिथाइल है यानी CH3 है उसका जो रिएक्टिविटी है वो काफी ज्यादा है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइमरी की, अब प्राइमरी क्या होता है, जब इसी कार्बन के आजू बाजू एक और कार्बन आ जाए। जिस कार्बन पे OH अटैक मार रहा है उसके आजू बाजू अगर एक और कार्बन आ गया तो ये जो कार्बन है वो क्या करेगा, इस कार्बन का दोस्त है। कार्बन का दोस्त कार्बन होता है। अब ये जो नया कार्बन है वो क्या करेगा, उस OH को अटैक मारने से रोकेगा, जिससे पैदा होगी स्टेरिक हिंड्रेंस। जिससे क्या पैदा होगा, रुकावट यानी स्टेरिक हिंड्रेंस, जिससे उस OH का यहां पर अटैक मारना काफी मुश्किल हो जाएगा और उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर देखें सेकेंडरी की बात करें तो जिस कार्बन पे हमारा OH अटैक मार रहा है उसके पास एक और कार्बन होगा। उसके पास क्या होगा, एक और कार्बन। अब यहां पर 2 कार्बन होंगे जो OH को रोकेंगे इस कार्बन पे अटैक मारने से, जिससे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी और कम। और टर्शियरी में तो आजू बाजू 3 कार्बन होंगे जिसकी वजह से जो सेंटर कार्बन है
उस पर अटैक मारना काफी यानी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रिएक्टिविटी है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जिसे शॉर्ट में SN1 मैकेनिज्म भी कहते हैं। यह भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा यूजिंग एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के तौर पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि इसमें नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 और 3। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 कार्बन यानी प्रोपेन, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, जिसमें OH हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और जो Br है वो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां पर जो OH है वो Br के पास आएगा और उसे वहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा। Br माइनस बन के निकल जाएगा और जहां पर Br था वहां पर OH आ जाएगा, जिससे बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, यानी यहां पर 1 2 और 3। 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन यानी प्रोपेन और सेकंड पे अल्कोहल यानी 2ऑल। द रिएक्शन बिटवीन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन यानी ये कंपाउंड एंड हाइड्रोक्साइड आयन यानी ये कंपाउंड फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन सा काइनेटिक्स? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हमने पहले भी पढ़ा था काइनेटिक्स के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन की जो रेट है, वो इन दोनों में से किसी एक पे डिपेंड करेगी। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, यानी इन दोनों रिएक्टेंट में से रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन का जो रेट है, वो किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जनरली इट इज कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी क्या? देखिए, वो सॉल्वेंट जिसके अंदर OH का बॉन्ड हो या NH का बॉन्ड हो, यानी हाइड्रोजन और O, हाइड्रोजन और N, ऐसे सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। ज्यादातर जो फेमस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो है जैसे H2O हो गया, जिसके अंदर OH का बॉन्ड होता है, साथ में इथेनॉल हो गया, उसके अंदर भी OH का बॉन्ड है। ये सारे क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये जो हमने इतना कंटेंट किया है, ये जो कंटेंट है वो सिर्फ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। हमारा टॉपिक क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, यानी हमें ये मैकेनिज्म के भी समझाना है। तो हमें यहाँ पर जो मेन मार्क्स है वो इस मैकेनिज्म के मिलेंगे। तो स्टडी करते हैं मैकेनिज्म। जो हमने SN2 का मैकेनिज्म पढ़ा था वो तो एक सिंगल स्टेप में था, मतलब उसमें ना स्टेप 1 आएगा ना स्टेप 2 आएगा। लेकिन जो SN1 का जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले जो हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है वो धीरे धीरे, तो यहां पर आपको ऐसे डबल एरो दिखाना है क्योंकि ये एक स्लो स्टेप है। कैसा है? स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है वो रिवर्सिबल होता है। धीरे धीरे Br को यहां से निकाल देगा, Br को यहां से निकाल देगा। जब Br यहां से निकलेगा, जब Br यहां से निकलेगा तो Br बन जाएगा Br माइनस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो Br लेके निकल गया। तो ये जो कार्बन है इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, जो इनका बीच वाला बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और Br दोनों के, C और Br दोनों के, लेकिन Br क्या हुआ? अकेले इसको लेके भाग गया। अब Br पे आ गया माइनस और कार्बन पे आ गया प्लस। अब यहां पर जो मेन रीजन है Br के टूटने का वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर जैसे कि हमने बात की है कि ये जो रिएक्शन है वो ज्यादातर होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि H2O हो गया, तो क्या ये H2O है? देख लो एक बार, ये 2H और एक O, H2O। तो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है
इसमें O होता है हल्का सा नेगेटिव और H होता है हल्का सा पॉजिटिव। ये जो हमारा स्टेप 1 है वो इस सॉल्वेंट के अंदर होता है, यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन को डाला जाता है इसके अंदर। तो इस पूरे कंपाउंड को यहाँ पर दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ CBr को दिखा रहा हूं। जो ये C और Br है उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहाँ पर भी अगर ध्यान दे तो Br इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पर आ जाएगा हल्का सा माइनस और कार्बन पे आ जाएगा हल्का सा प्लस। अब यहाँ पर इस Br की बात करें तो उसका ऑलरेडी बॉन्ड किसके साथ है? कार्बन के साथ है। लेकिन इस Br की नजर पड़ जाती है हाइड्रोजन पे, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है। अब ये जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है, अब इनके बीच में हल्का हल्का अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है उस Br को बोलता है कि तेरा तो ऑलरेडी कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो मेरे साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा? अगर मेरे साथ ऐसे यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बनाना है तो जो पुराना जो बॉन्ड है कार्बन के साथ वो तोड़ दे। लेकिन Br सोचता है ऐसे थोड़ी बॉन्ड तोड़ सकते हैं। वो फिर से यहाँ पर थोड़ा ट्राई करता है हाइड्रोजन से जुड़ने का, लेकिन फिर से हाइड्रोजन मना कर देता है कि नहीं, क्योंकि Br तो 2 बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो बोलता है पुराना बॉन्ड तोड़ो तो मेरे से बॉन्ड बनाओ। अब जैसे ही Br ये पुराना बॉन्ड तोड़ता है, जो H है वो कहता है कि भाई मेरा तो ऑलरेडी यहां पर O के साथ बॉन्ड है, H का तो क्या है ऑलरेडी O के साथ बॉन्ड है, तो मैं तेरे साथ क्यों बॉन्ड बनाऊं? तो यहां पर इस H की वजह से Br का बॉन्ड टूट जाता है। अब यहां पर जो कहानी है वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां पर सॉल्वेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सॉल्वेशन यानी इन दोनों के घुलने मिलने से इतनी एनर्जी बन गई कि ये बॉन्ड टूट गया। इन दोनों के सॉल्वेशन से इतनी एनर्जी बनी कि जो CBr का बॉन्ड टूट गया। अब आपको जो ये वाला पार्ट है वो ऐसा डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं करना है अंदर, आपको सिर्फ यहाँ पर जो स्टेप 1 है वही रिप्रेजेंट करना है, जिससे यहाँ पर बनता है C के ऊपर प्लस, 3 कंपाउंड यहाँ पर आजू बाजू 3 ग्रुप है और Br माइनस। अब ये जो कार्बन है उसके कितने बॉन्ड होने चाहिए थे? तो 4 बॉन्ड होने चाहिए थे, लेकिन इसके अभी बॉन्ड कितने हैं? सिर्फ 3 ही है। क्यों? क्योंकि जो Br था वो तो निकल गया, तो अब इसके पास कितने? सिर्फ 3 ही बॉन्ड है। यानी इस कार्बन के साथ हुआ है धोखा। ये जो कार्बन है उसके साथ धोखा हो गया। जो Br था वो इसे धोखा देके खुद इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। अब यहां पर धोखा खाया हुआ कार्बन काफी ज्यादा डिप्रेस होगा। अब इस कार्बन के दोस्त कौन होंगे? ऑफकोर्स कार्बन होंगे। अब इसके दोस्त कितने हो देखते? 1, 2 और 3 दोस्त है, तो ये टर्शियरी हुआ फिर तो, क्योंकि कार्बन के आजू बाजू 3 कार्बन है। तो ये जो टर्शियरी कार्बन है, जैसे दुखी होगा, जैसे अनस्टेबल होगा, आजू बाजू के कार्बन उसको स्टेबल कर देंगे और बोलेंगे छोड़ो Br तो चला गया, उसको जाने दो, भूल जाओ उसे, क्या पता उससे भी अच्छा कोई ग्रुप आपको मिल जाए। तो ऐसे करके आजू बाजू के जो कार्बन है वो इस बीच वाले कार्बन को संभालेंगे। फिर जब सेकंड स्टेप में यही कार्बोकेटायन, इसे क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। जैसे ये कार्बोकेटायन थोड़ा सा और स्टेबलाइज होगा, जैसे ये आजू बाजू के दोस्त उसको हेल्प करेंगे यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे आपको पता होगा कि कैसे स्टेबलाइज होता है, यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो OH है वो क्या करेगा? जल्दी से, अब यहां पर ये जो स्टेप है वो एक फास्ट स्टेप है, यहां पर आपको लिखना है एरो करके फास्ट। ये जो OH है जल्दी से इस कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि इसे पता चला है कि ये जो कार्बन है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाने के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको ऑलरेडी कितने? सिर्फ 3 ही बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड बनाना ढूंढ रहा है वो, और उसके आजू बाजू 3 कार्बन है जो इसे संभाल रहे हैं। तो OH क्या करता है? बिना टाइम वेस्ट किए इस कार्बन से बॉन्ड फास्ट बना लेता है और बन जाता है 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol। स्टेप 1 स्लो स्टेप है, क्योंकि ऑफकोर्स बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है, लेकिन जो नेक्स्ट बॉन्ड है वो जल्दी बन जाता है। ये तो रियलिटी है। अब यहां पर जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है, उसे हमें इंग्लिश में बनाकर समझाना पड़ेगा। अब यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी यहां पर जो ये बॉन्ड है, ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कहां से आई उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम्स थ्रू द सॉल्वेशन
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन यानी घुलना मिलना। यहाँ पर जो हैलाइड है यानी जो Br है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रोटॉन के साथ घुल मिल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है यानी H+ है और जो हैलाइड है यानी Br- है। यहाँ पर हैलाइड क्या रिप्रेजेंट करता है? Br- और प्रोटॉन का रिप्रेजेंट करता है H+। इनके घुलने मिलने की वजह से सॉल्वेशन हुआ, जिससे इतनी एनर्जी बनी कि Br का जो पहला कार्बन के साथ बॉन्ड था वो यहां पर ब्रेक हो गया। सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है सबसे स्लो स्टेप पे। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 में सबसे स्लो स्टेप कौन सा है? तो ऑफकोर्स स्टेप 1 वाला स्लो है। अब इसमें तो खाली एक ही रिएक्टेंट है, जो OH है वो तो सेकंड स्टेप में है। तो यहाँ पर जब रिएक्शन के रेट की बात करेंगे तो OH को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करेगा सिर्फ इस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी सिर्फ इस अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, इस हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा नहीं। अब फिर से बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के। अब यहां पर सबसे जो मेन कहानी में ट्विस्ट है वो इस मूवमेंट पे आता है, जिसमें जो कार्बन है वो धोखा खा जाता है। जब कार्बन डिप्रेस हो जाता है तब तो उसकी मदद कौन करता है? उसके आजू बाजू के कार्बन। सोचिए अगर उसके आजू बाजू के कार्बन नहीं होते तो क्या होता? तो ये जो बीच वाला कार्बन है जिसने धोखा खाया है वो कभी स्टेबल ही नहीं हो पाता। जब ये स्टेबल ही नहीं हो पाता तो सेकेंड स्टेप में OH कभी इसे रिएक्शन ही नहीं करता। तो इसके रिएक्शन होने की सबसे बड़ी वजह है इसके आजू बाजू के कार्बन। अब यहाँ पर इसके आजू बाजू में 3 कार्बन है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि तीनों कार्बन इसे संभाल लेंगे तो ये ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा। तो ये यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिविटी दिखा रहा है। उसके आजू बाजू अगर एक कार्बन कम कर दें हम लोग, अब इसके आजू बाजू सिर्फ एक ही दोस्त है, सॉरी इसके आजू बाजू सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, अब ये दोनों इसकी मदद करेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी टर्शियरी से थोड़ी सी कम होगी। अगर इसके आजू बाजू सिर्फ एक ही कार्बन हुआ तो उसकी रिएक्टिविटी और भी कम होगी। और उसके आजू बाजू अगर उसके आजू बाजू एक भी कार्बन नहीं है तो यहाँ पर जो धोखा हुआ कार्बन है, जो डिप्रेस कार्बन है, वो काफी अकेला हो गया है, काफी तन्हा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी। यानी टर्शियरी की रिएक्टिविटी ज्यादा, सेकेंडरी की कम, प्राइमरी की कम और मिथाइल की तो सबसे कम। अब यहां पर ये जो ऑर्डर है वो SN2 के ऑर्डर से जस्ट उल्टा है। याद रखो SN2 का ऑर्डर और SN1 का जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का वो आपस में कैसा है? ऑपोजिट है।